बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पीएसएल का फाइनल था जो कि मैंने नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं था कि पीएसएल मैचेस हो रहे हैं। लेकिन कल एक क्लिप मेरी आँखों से सामने से गुज़री जहाँ पे क्राउड में नारे लगाए जा रहे थे कैदी नंबर 804 के। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। तो बात इतनी सी है कि आप किसी नज़रिए को माइनस नहीं कर सकते। आप शख्सियत को माइनस कर सकते हो, लेकिन कभी किसी रहबर को माइनस नहीं कर सकते जिसने आपको रास्ता दिखाया हो, क्योंकि रहबर दुनिया में रहे ना रहे, उसका दिखाया हुआ रास्ता हमेशा रहता है। आप किसी एक उस्ताद को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उस्ताद रहे ना रहे, लेकिन उसकी सिखाई हुई बातें याद रहती हैं। आप किसी नज़रिए को माइनस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी एक शख्स नहीं, एक नज़रिया है, एक उस्ताद है, एक रहबर है लोगों के लिए जिसको माइनस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है आप सबके लिए। और वहाँ से फिर मोहसिन नकवी का गुज़र होता है और अपनी खफ़गी मिटाने के लिए वो हाथ हिलाते हैं। तो मोहसिन नकवी से मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट थे, ग़ालिबन नाम आरिफ था, मुझे सही नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मोहसिन नकवी के बारे पे एक प्रोग्राम किया था और उसके बाद उन बेचारों के घर में डाले, वीगो, पुलिस सब आए थे और रात गए उनके वालिद साहब को पकड़ कर ले गए थे। लेकिन परसों अबसार आलम साहब ने मोहसिन नकवी पर एक तफ़सीलन तफ़सीलन प्रोग्राम किया है जिसपे उन्होंने बताया है कि मोहसिन नकवी किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह मल्टीपल हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि अबसार आलम के साथ क्या सलूक होता है या अभी वो वॉइस की गुड बुक में मौजूद हैं। पाकिस्तान में करप्शन के बारे में ना पूछें, जो इस मुल्क पर ज़ुल्म हो रहा है और इस मुल्क पर रहने वालों पर ज़ुल्म हो रहा है और स्पेशली नवाज़ शरीफ ने जो अपने दौर पे ज़ुल्म कर दिया है, अवाम पर, लोगों पर और इस मुल्क की नस्लों पर जो ज़ुल्म किया है, वो मुझे नहीं लगता कि तारीख़ उसे कभी माफ़ कर सकेगी। और वो ज़ुल्म ऐसा है कि एक जौ है जो कि अवाम का खून चूसे जा रही है, चूसे जा रही है। मतलब इस तरीके से इतना बड़ा ज़ुल्म नवाज़ शरीफ ने आईपीपीज़ की सूरत में इस मुल्क के साथ किया है। जितने भी आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हुए, जितने भी लाइसेंस इश्यू हुए, ये सारे के सारे नवाज़ शरीफ के दौर में इश्यू हुए थे। और ज़ुल्म ये है कि ये लाइसेंस कोई 1 साल या 2 साल के लिए इश्यू नहीं हुए थे, ये 30-30, 40-40 साल के लिए, यानी कि 1940s तक में इन आईपीपीज़ के ये कॉन्ट्रैक्ट चलते जाएँगे। इतने लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सालाना 2000 अरब रुपए हम आईपीपीज़ को पेमेंट कर रहे हैं। ज़ुल्म है मुल्क पर, ज़ुल्म हो रहा है, मतलब इतना ये कोई छोटा-मोटा ज़ुल्म नहीं है, इतना बड़ा ज़ुल्म है और जिस तरीके से इसमें अशरफिया को प्रिविलेज मिला है, फ़ायदा मिला है, प्रॉफ़िट मिला है और सब कौन है? ये वही लोग हैं, जो हमेशा से लूट-मार करते हुए आ रहे हैं। आईपीपीज़ किसकी हैं? शरीफ ख़ानदान की हैं। आईपीपीज़ किसकी हैं? ज़रदारी ख़ानदान की हैं। आईपीपीज़ किसकी हैं? जी, जो नून लीग में शरीफों उनके करीबी हैं, उनके। जी, आईपीपीज़ किसकी हैं? वो जो पीपल्स पार्टी में जो ज़रदारी के करीब हैं, उनकी है। सुन, यहाँ पे अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है और इन आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट और पेमेंट गारंटी मिली हुई है कि भई कुछ भी हो जाए, आपको पेमेंट मिलती रहेगी। अवाम मरे, भूख से मचले, खुदकुशियाँ करे, लेकिन आपको पेमेंट मिलती रहेगी। अब शहबाज़ शरीफ के जो बेटे हैं, सलमान साहब। जी, सलमान साहब की कंपनी आईपीपी कंपनी को आप जान सकते हैं कि सिर्फ़ 6 सालों में 7 अरब 40 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, सलमान साहब को, शहबाज़ शरीफ के बेटों को। सब अपने-अपने कारोबार में लगे हुए हैं। मुल्क के बारे में तो कोई सोचना पसंद ही नहीं कर रहा है, बस किस तरीके से मेरी जेब भर जाए, मेरी नस्लें सँवर जाएँ, मेरे पास पैसा आ जाए। लेकिन उसका करेंगे क्या? कब्र में तो नहीं लेकर जा सकते। बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हो गई। कब्र में क्या लेकर गई? अफ़सोस ये कि कफ़न भी ऐदी का था। यानी कि इतने पैसे होने के बावजूद ये दुनिया है, यहीं रह जाना है। आपके अमाल जाने हैं। लेकिन आपने तो अवाम को जीने के काबिल ही नहीं समझा है।
और अब ये जो आपकी आइस्को है या फेस्को है या जेपको है यानी कि गोजरावाला वाली, इस्लामाबाद वाली जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, आप लोग उनको भी टेक ओवर करना चाह रहे हो। और एज़ पर आईएमएफ भी और जिस तरह इन लोगों के प्लान हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये भी प्राइवेटाइज़ हो, बल्कि इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्हीं दिनों कॉल होनी थी, लेकिन किसी वजह से अब वो सितंबर में कॉल होंगी। लेकिन ये इनके एजेंडा में है कि इन्होंने इनको भी प्राइवेटाइज़ कर देना है। और प्राइवेटाइज़ करके इनको मिलेगा क्या? कितना आवाम को फ़ायदा मिलेगा? मुल्क कैसे चलेगा? अच्छा, इनके पास कोई रोड मैप मुल्क चलाने का नहीं है। अवाम को रियासत जो कि अवाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इनकी बिज़नेस पॉलिसीज़ पूछ लो ना कि अपने बिज़नेस को किस तरह स्ट्रेंथन करना है, वो तमाम की तमाम पॉलिसीज़ इनके पास मौजूद है। हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करते जाओ, अपने ही लोगों को वो बेचते जाओ, सस्ते दामों प्राइवेटाइज़ करो, मुल्क को जाए भाड़ में और आप जो है अपना प्रॉफ़िट और अपने लोगों को नवाज़ते रहो, यही है। मुल्कों का, कौमों का ज़वाल ही उस वक़्त आता है कि जब आपके मुल्क में सिर्फ़ अकरा परवरियत होती है कि सिर्फ़ अपनों को नवाज़ना है, अवाम का नहीं सोचना है, फिर तो डाउनफ़ॉल है ही हमारे पास। आप लोग धूम मचा रहे हो, हमने तो बड़ी तरक्की कर ली है जी, पाकिस्तान पीस मेकर, पाकिस्तान ग्रो करे, कहाँ से ग्रो कर रहा है मुझे बताएँ? सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पूरे रीजन में पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा महँगाई पूरे रीजन में पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा गुर्बत पूरे रीजन में पाकिस्तान में है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लो जीडीपी पाकिस्तान की, स्लो इन्वेस्टमेंट, कम तरीन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। फिर आप कहते हैं मुल्क तरक्की करे। कोई एक चीज़ बता दें ना जो कोई एक इशारा होता है, कोई आप बताओ कि ये वाली जो हमारी ग्रोथ हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट रीजन में सबसे कम है, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो रही हैं, फिर यहाँ पे हम तरक्की कर रहे हैं। भई कौन-सी तरक्की कर रहे हैं? ऐसी कौन-सी तरक्की है जो अवाम को नज़र नहीं आ रही है, जिसका फ़ायदा अवाम को नहीं मिल रहा है? तरक्की तो आप अशराफिया की हुई है। अभी इन्हीं 4 सालों में आपका 55 ट्रिलियन रुपीज़ कर्ज़े से आप 85 ट्रिलियन रुपीज़ कर्ज़े में आ चुके हो। 55% इज़ाफ़ा हुआ है कर्ज़ों में। एक हाथ से ले रहे हो, दूसरे में उतार रहे हो, शर्म भी नहीं आती। अब शहबाज़ शरीफ़ साहब कह रहे हैं, बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं, हमने जी यूएई का पैसा अदा कर दिया। जी कैसे अदा कर दिया? जी हमने सऊदी अरब ने हमें दिया था, हमने उसे दे दिया। एक दूसरा कर्ज़ा तो वहीं का वहीं रहा ना। आपने यहाँ से लिया, वहाँ से दिया, वहाँ से लिया, यहाँ से दिया, आप तो वहीं पे स्टक हो। कर्ज़े की अमाउंट तो बढ़ती जा रही है और उसपे जो आप सूद की अदायगियाँ दे रहे हो, वो अलग है। मुल्क में ना कानून है, मतलब कानून अगर है भी तो वो सिर्फ़ ताकतवर के लिए। इसकी एक मिसाल कॉन्स्टिट्यूशन 1 का जो फ्लैट्स थे, कि अगर वो गलत थे, वो भी कब्ज़ा ही था, तो फिर उसको भी मस्मार होना चाहिए था, लेकिन वो मस्मार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशराफिया रहती थी। वहाँ ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन 1, ये टेक्सटाइल मिल्स, बिग मिल्स के जो ओनर्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, ये उनका था। उसके लिए कमेटी बैठ गई। लेकिन क्योंकि मुस्लिम टाउन और बरी इमाम के पास जो आबादी थी, वो किसी ताकतवर की नहीं थी, वो किसी अशरफिया की नहीं थी, इसलिए वो मस्मार कर दी गई। लाहौर में जो हमारे परिंदों का बाज़ार था, वो इसलिए मस्मार कर दिया गया कि वो किसी अशरफिया का नहीं था। होता तो देखते क्या हिम्मत होती। यहाँ कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ले लो, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ले लो, कोई वुक्कत ही नहीं है आपके ऑर्डर्स की। आप ऑर्डर करते जाओ, होगा वही जिसमें अशरफिया का फ़ायदा होगा, जिसमें वो ठीक समझेंगे, वो करेंगे। हमारे मुल्क में कानून सिर्फ अंधा ही नहीं, बहरा भी है और गूंगा भी है और बेचारे के हाथ और पाँव भी बंधे हुए हैं। उसका सबूत ये है कि रोज़ाना एक ऑर्डर इश्यू होता है इमरान खान से मुलाकात का, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल का, वो जी आपके ऑर्डर को यूँ हवा में उड़ाकर फेंक देता है। उस ऑर्डर की कोई वुक्कत ही नहीं होती। ये तो हाल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस और पिस कौन रही है? अवाम, और अवाम के लिए आवाज़ उठाने वाला अफ़सोस कोई भी नहीं है, क्योंकि अवाम खुद अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा रही है। कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास कारोबार ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाएँगे क्या? स्कूल से निकाल रहे हैं और ऊपर से ये हुकूमत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल को उस तरफ लेकर जा रही है। पहले उसने जूनियर स्कूल का किया था, वो सेकेंडरी स्कूल्स का भी सोच रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जाए।
ये प्रायोरिटीज़ हैं आपकी कि यहाँ पे आप स्कूल को प्राइवेटाइज़ कर रहे हो क्योंकि आपके पास स्कूल चलाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन फ़िल्म सिटी बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं। सही बात है, क्योंकि आपका मानना है शऊर से पेट नहीं भरता। तो इसलिए आप आवाम को शऊर देना ही नहीं चाह रहे। शऊर देंगे तो वो पूछेंगे भई कि ये जो बड़े-बड़े ख़ानदान हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खाए हैं आईपीपीज़ की मद में उनका जवाबदेह कौन है? ज़ाहिर बात है शऊर आएगा तो वो तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। वो तो ये पूछेंगे कि 40 गुना मुनाफ़ा ये आईपीपीज़ की मद में इन अशराफिया को क्यों मिला रहा है? और गारंटीड भी है कि अगले साल और भी बढ़ेगा। पूछेंगे, अगर शऊर आ गया तो उन्होंने कहा किताबें छीन लो, फ़िल्म सिटी में लगा दो, खेल तमाशों में लगा दो इनको। बस इनको खेल तमाशे देते रहो, ये सुकून में रहेंगे। किताबें इनसे छीन लो, सहूलियतें इनसे छीन लो, बस 2 वक़्त की भिखारियों की तरह रोटी ठूँस दो और खेल तमाशों में लगा दो। और ये किया गया है हमारे साथ। हमें सिर्फ़ दाल-रोटी की फ़िक्र में डाल दिया है या फिर तमाशों में लगा दिया है। हम उनसे सवाल ही नहीं पूछ रहे, हमारे साथ जो ज़ुल्म हो रहा है उसके बारे में हम सवाल ही नहीं पूछ रहे, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम चुप हैं। कौन-सी मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ जिस पर आप हाथ डालें और करप्शन नहीं हुई हुई? कोई रोड मैप नहीं है, आप ई-स्टॉक करते हो, आप शहरों को बंद कर देते हो। आपके पास कोई मतलब कोई माइंड ही नहीं है ना, वहाँ पे बैठे हुए लोगों में इतनी अकल ही नहीं है कि मैनेज किस तरह करनी है चीज़ें। एक चीज़ ठीक करते हो, दो 10 चीज़ें आप खराब कर देते हो। मतलब कहीं पे अवाम को ज़िंदा रहने के लिए छोड़ा ही नहीं है आपने। आपने उनके वोट का हक छीन लिया था। आपने जी उन्हों के वोटों को चोरी करके मुसल्लतशुदा टोला ले आए थे। शुरू-शुरू में हुआ, आनियाँ-ही-जानियाँ लगी हुई थी कि शहबाज़ शरीफ जा रहा है, फिर बिलावल जा रहा है। इतने की इन्वेस्टमेंट याद है कि बड़े-बड़े वो आए थे कि कितने बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। भई किधर है? जो थी वो भी चली गई। सारे लोग अपना कारोबार बंद करके अपना पैसा वगैरह लेकर बाहर भाग गए। किधर है? कौन-सी इन्वेस्टमेंट आई? सिर्फ़ आनियाँ-जानियाँ हुई, अवाम के पैसे खर्च हुए। आपने बड़ी-बड़ी इकोनॉमिक्स रिफ़ॉर्म की बनाई हैं, फ़ोरम्स बनाए, उन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है? कुछ भी नहीं। और अफ़सोस की बात ये है कि हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे मुँह पे ख़ाक ये मुल्क चल नहीं पाएगा। सोचिए, समझिए, पढ़िए। कुरान में भी कहते हैं ना इक़रा से शुरू हुआ था, पढ़ो। कुरान में बार-बार कहता है फ़िक्र करो, तो फ़िक्र करें, सोचें, समझें कि आपके साथ हो क्या रहा है। इस मुल्क की अशराफ़िया आपके साथ क्या खेल खेल रही है। हज़ारों, अरबों रुपए, मतलब 1-2 अरब नहीं, हज़ारों अरबों रुपए सालाना इन लोगों की जेबों में जा रहे हैं। आपका खून निचोड़ कर, आपके हक हलाल की कमाई से। सवाल पूछिए इनसे, क्योंकि आप इस मुल्क के वारिस हैं। आपने खड़ा होना है अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। सवाल पूछिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।